कहानी की शुरुआत एक रिहैब सेंटर से होती है। रिहैब सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां लोगों से उनकी नशे की लत छुड़वाई जाती है। इसी जगह पे हम एक डार्बी नाम की लड़की को देखते हैं जो वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह अपने नशे की लत से छुटकारा पाने आई थी। वो सभी से बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसके लिए एक कॉल आया। डार्बी को पता चला कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। उसे जल्द से जल्द अपनी मॉम से हॉस्पिटल में जाकर मिलना चाहिए। डार्बी अपनी बहन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर रिहैब सेंटर से बाहर कॉल लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। डार्बी उन रिहैब सेंटर वालों को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और उनकी हालत बेहद खराब है, मगर वो लोग इसे डार्बी का एक बहाना समझते हैं और उसे कॉल लगाने नहीं देते। आखिर में कोई दूसरा ऑप्शन ना देखते हुए आधी रात में डार्बी रिहैब सेंटर से भागने का फैसला करती है। वो एक कमरे में से जाकर कुछ जरूरी टूल्स चुरा लेती है और मौका देखते ही उन टूल्स की मदद लेकर वहां से एक कार चुराकर भाग निकलती है। कार लेकर डार्बी सॉल्ट लेक सिटी की तरफ बढ़ती है, जहां के एक हॉस्पिटल में उसकी मॉम एडमिट थी। मगर कुछ दूर जाने के बाद डार्बी की कार एक पुलिस वाला रोक लेता है और उसे बताता है कि उस रास्ते पे आगे रोड्स खतरनाक बर्फीले तूफान के कारण बंद कर दी गई है। उसे या तो वापस लौटना होगा या फिर पास के एक विजिटर सेंटर में रात गुजारनी होगी। अगली सुबह तूफान के शांत होते ही रोड्स वापस खोल दी जाएगी। डार्बी उस पुलिस वाले से कहती है कि वो विजिटर सेंटर पे रात गुजार लेगी। विजिटर सेंटर की तरफ जंगल से होकर एक रास्ता सॉल्ट लेक सिटी को जाता था। वो पुलिस वाला डार्बी से कहता है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले एक बार विजिटर सेंटर आएगा उसे चेक करने, क्योंकि उस जंगल के रास्ते से जाना अलाउड नहीं है और वो उम्मीद करता है डार्बी रूल्स नहीं तोड़ेगी। कोई ऑप्शन ना देखते हुए डार्बी विजिटर सेंटर पहुंचती है। वहां अपनी गाड़ी पार्क करके डार्बी अंदर जाती है। डार्बी वहां 4 और लोगों को पहले से रात गुजारने की कोशिश करता हुआ पाती है। इन 4 लोगों में से 3 आदमी थे जिनका नाम ऐश, लार्स और एड था, और एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम सैंडी था। डार्बी वहां पहुंचकर अपनी बहन और मॉम के हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वहां नेटवर्क बेहद ज्यादा खराब था। डार्बी बाहर जाती है इस उम्मीद में कि किसी तरह नेटवर्क आ जाए और वो अपनी मॉम की हालत जान सके, मगर तभी उसे एक हल्की सी चीख सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करने पे डार्बी एक वैन के अंदर फंसी छोटी सी बच्ची को देखती है जिसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पे टेप लगी थी। इस बच्ची को किसी ने किडनैप कर रखा था। डार्बी उस वैन को खोलने की कोशिश करती है, मगर इसका कुछ खास फायदा नहीं होता। डार्बी उस वैन में लगी नंबर प्लेट की फोटो अपने फोन में खींच कर रख लेती है। डार्बी को उस बच्ची को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो डर कर अपनी कार में बैठ जाती है। अपनी कार में बैठकर डार्बी पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर नेटवर्क ना होने के कारण इसका भी कुछ खास फायदा नहीं होता। तभी अंदर से एड बाहर निकल कर आता है और डार्बी से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। डार्बी उसका बिना कोई जवाब दिए अंदर चली जाती है। अब अंदर आकर डार्बी सोचती है कि किडनैपर इन्हीं 4 लोगों में से कोई एक है, मगर वो ये नहीं जानती कि कौन है या ये चारों ही किडनैपर है। डार्बी ने जो कुछ भी बाहर देखा उसे किसी को नहीं बताती और अंदर आकर नॉर्मल एक्ट करने लगती है। वो चारों मिलकर कार्ड्स खेलकर वक्त गुजारने का फैसला करते हैं। डार्बी उन चारों के बीच बैठी उन्हें बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है, ये पता लगाने की कोशिश में कि वो किडनैपर आखिर है कौन। बेहद बारीकी से ऑब्जर्व करने पे उसे लार्स नाम के आदमी पे शक होता है, क्योंकि उसकी हरकतें किसी साइको जैसी लग रही थी। अब डार्बी टॉयलेट जाती है और एक बार फिर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर नेटवर्क्स अब भी गायब थे। डार्बी उस वैन के नंबर प्लेट की फोटो पुलिस को भेजने की कोशिश करती है, मगर मैसेजेस भी सेंड नहीं होते। तभी डार्बी देखती है कि टॉयलेट की पीछे की दीवार लकड़ी के टुकड़ों से रिपेयर की हुई थी। डार्बी उन लकड़ी के टुकड़ों को हटाकर पीछे से बाहर निकल जाती है। अब डार्बी जो टूल्स रिहैब सेंटर से चुरा कर लाई थी, उन टूल्स का इस्तेमाल करके वैन के लॉक को खोल लेती है और उस बच्ची को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर तभी लार्स वहां आ जाता है और वैन में बैठ जाता है। डार्बी वक्त रहते वैन में ही खुद को छुपा लेती है और लार्स का ध्यान उस पे नहीं जाता। डार्बी का शक सही था, लार्स ही किडनैपर है, मगर अब सोचना ये है कि डार्बी लार्स से उस बच्ची को बचाएगी कैसे। लार्स उस बच्ची से कहता है कि वो कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा है और वैन से वापस निकल जाता है। उसके जाने के बाद
डार्बी बाहर निकलती है और उस बच्ची से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी तरह उसे बचा लेगी। इतना कहकर डार्बी वैन से बाहर चली जाती है, मगर वापस लौट कर आने पर लार्स डार्बी के पैरों के निशान देख लेता है। पहले तो उसे लगता है कि वो बच्ची वैन से निकलकर भाग चुकी है, मगर बाद में उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई और भी इस वैन के करीब आया था। वहीं ऐश वॉशरूम के दरवाजे पे जाता है और डार्बी को पुकारता। तभी डार्बी अचानक से दरवाजा खोलती है और ऐश को अंदर खींच लेती है, मगर वो ऐश को कुछ बता पाती इससे पहले वहां पैरों के निशान का पीछा करते हुए लार्स आ जाता है। लार्स को शक न हो इसलिए डार्बी ऐश को पकड़कर किस करने लगती है। ये देखकर लार्स वहां से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद ये सारी बात डार्बी ऐश को बताती है। ऐश उससे कहता है कि वो अभी पुलिस नहीं बुला पाएंगे, उन्हें ही उस बच्ची को बचाना होगा। ऐश को टॉयलेट में रखा हुआ एक हथियार मिलता है। ऐश डार्बी से कहता है कि वो वैन में जाकर उस बच्ची के हाथ पैर खोले। इतने में वो आकर लार्स पे पीछे से हमला करेगा और वो लोग बच्ची को बचा लेंगे। डार्बी ऐसा ही करती है और एक बार फिर वैन में घुस जाती है, मगर जैसे ही डार्बी उस बच्ची के मुंह से टेप हटाती है वो बच्ची डार्बी को बताती है कि उसे 2 आदमियों ने किडनैप किया है। तभी डार्बी खिड़की से बाहर देखती है तो ऐश और लार्स को आपस में बात करता हुआ पाती है। उसे समझ आ जाता है कि ऐश और लार्स दोनों मिले हैं और उसने गलत आदमी को सब कुछ बता दिया है। डार्बी वैन से बाहर भागकर वापस पीछे के रास्ते से वॉशरूम चली जाती है, मगर इतने में ऐश वहां आकर उसे गन पॉइंट पे रोक लेता है, किसी को भी कुछ भी बताने से। ऐश डार्बी का फोन लेकर वो मैसेजेस डिलीट कर देता है और उसे धमकाता है कि उसे अगर किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो वो दोनों उसे और बाकी सभी को मार डालेंगे। ऐश डार्बी से कहता है कि वो इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस इसके अमीर बाप से कुछ पैसे निकलवाना चाहता है और कुछ भी नहीं। ऐश और लार्स के साथ ही साथ हम सैंडी का भी कुछ अजीब बर्ताव देखते हैं, जैसे उसे किसी चीज की टेंशन हो रही हो। अब सैंडी डार्बी से मिलने जाती है, जहां सैंडी के आते ही ऐश ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे वो एक दूसरे को पसंद करते हो। सैंडी डार्बी से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि अगर उसके साथ कुछ भी परेशानी है तो वो उसे बता सकती है, मगर डार्बी उससे कहती है कि वो अपनी मॉम की हेल्थ को लेकर टेंशन में है और कुछ भी नहीं। अब सभी हॉल में आ जाते हैं और डार्बी एक बार फिर नॉर्मल एक्ट करने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं कि उस बच्ची ने किसी तरह खुद के हाथ पैर खोल लिए थे और अब वो वैन से बाहर आ चुकी थी। उन्हें देखते ही वो बच्ची वहां से भाग गई। डार्बी, ऐश और लार्स तीनों ने ही उस बच्ची को भागते हुए देख लिया और सभी वहां से एकदम से उठकर चले गए। एड को शक होने लगा कि कहीं ना कहीं इन तीनों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ डार्बी ऐश पे पीछे से हमला करने की कोशिश करती है ताकि उसे बच्ची का पीछा करने से रोक सके, मगर इस हमले का कुछ खास फायदा नहीं होता और ऐश डार्बी पे हावी हो जाता है और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां लार्स आता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। लार्स ऐश से कहता है कि वो बच्ची जंगलों की तरफ भागी है और इतनी ठंड में ज्यादा दूर नहीं भाग पाई होगी, अगर वो उसे ढूंढे तो जल्द ही मिल जाएगी। ऐश डार्बी को जिंदा छोड़ देता है और एक चीज पे ध्यान नहीं देता कि उसकी जेब से वैन की चाबी गिर चुकी है, जिसे डार्बी मौका मिलते ही छुपा देती है। अब वो दोनों डार्बी को भी अपने साथ ले जाते हैं और आवाज लगाकर उस बच्ची को बुलाने को कहते हैं, मगर आवाज लगाते वक्त डार्बी अचानक से उन दोनों के मुंह पे टॉर्च मारती है और वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों डार्बी पे गोली चलाने की कोशिश करते हैं, मगर अंधेरे के कारण गोली डार्बी को नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ एड गनशॉट सुनता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उन तीनों को ढूंढते हुए बाहर जाता है। डार्बी किसी तरह उन दोनों से जंगल के अंधेरे में बच निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम एड को देखते हैं, जिसे एक छोटी बच्ची बेहोशी की हालत में बाहर मिलती है। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है। इतने में डार्बी भागकर वापस अंदर आ जाती है और एड को तुरंत ही सब कुछ बता देती है। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो दोनों बाहर खड़े होकर धमकी देना शुरू करते हैं कि अगर उन्हें बच्ची नहीं मिली तो वो उन तीनों को मार डालेंगे। इधर से एड उन दोनों से कहता है कि उसके पास भी गन है, अगर वो अंदर आए तो एड उन पर गोली चला देगा। अब वो दोनों कहते हैं कि उनके पास एक दवाई है जो समय पर उस बच्ची को नहीं दी गई तो वो जल्द ही अपनी जान गंवा देगी। तभी डार्बी बताती है कि उसके पास उन दोनों के वैन की चाबी है, वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। एड उनसे कहता है कि अगर वो लोग उस बच्ची की मेडिसिन दे दें
तो वो उनके वैन की चाबी उन्हें दे देगा। तभी एकदम से बच्ची को होश आ जाता है और वो होश में आकर सैंडी को पहचान लेती है। दरअसल सैंडी उस बच्ची के फैमिली में मेड का काम किया करती थी और उसने उन दोनों किडनैपर्स का साथ दिया था बच्ची को किडनैप करने में, क्योंकि वो बच्ची उसे बेहद परेशान किया करती थी और सैंडी को उन दिनों कुछ पैसों की भी जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ ऐश और लार्स उस पूरे जगह को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सैंडी उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है और बता देती है कि एड के पास कोई भी गन नहीं है और साथ ही साथ डार्बी के आंखों पे पेपर स्प्रे छिड़क देती है। अब सिचुएशन पूरी तरह ऐश और लार्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब सैंडी को कहकर वो दोनों उस बच्ची को दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन दिलवाते हैं। अब वहाँ से भाग निकलने के लिए वो दोनों वैन की चाबी मांगते हैं, मगर एड उन्हें चाबी देने से साफ मना कर रहा होता है, जिससे ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो एड को गोली मार देता है। सैंडी जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तब वो दोनों सैंडी को भी शूट कर देते हैं। अब ऐश डार्बी को पकड़कर उसके हाथों में कील ठोंक देता है और उसे दीवार से लॉक कर देता है। अब ऐश लार्स को वॉशरूम ले जाता है उसकी आंखें साफ करने के लिए, क्योंकि सैंडी का पेपर स्प्रे उसकी आंखों में चला गया था और उसे बेहद ज्यादा जलन हो रही थी। उनके जाने के बाद डार्बी खुद के हाथों को उस कील से बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर इसका कुछ खास फायदा नजर नहीं आता। पास ही में एक हथौड़ा पड़ा होता है जो डार्बी को कील निकालने में काम आ सकता है, मगर डार्बी उस हथौड़े तक पहुंच नहीं पा रही। डार्बी आवाज लगाकर उस बच्ची को जगाती है। वो उठकर डार्बी के पास आती है और उसे वो हथौड़ा दे देती है, मगर तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं और डार्बी से वैन की चाबियों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी डार्बी के फोन पे एक मैसेज आता है। ऐश उसे बताता है कि उसकी मॉम अब मर चुकी है। डार्बी को बेहद बुरा लगता है, मगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। अब डार्बी को उस बच्ची की जान लेने का ब्लैकमेल करके ऐश डार्बी से उगलवा लेता है कि उसने चाबी कहाँ छुपाई है। ऐश चाबी लेने जाता है और लार्स को गन लेकर बिठा देता है और किसी भी हरकत पे उन दोनों को खत्म करने को कहता है। ऐश चाबी ढूंढ रहा होता है, तभी डार्बी उस बच्ची से उस जगह की लाइट्स बंद करने को कहती है। वो बच्ची धीरे धीरे उठकर लाइट्स बंद करने जाती है। लार्स उस बच्ची को नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे मार दिया तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इतने में डार्बी अपनी नशे की दवाई ले लेती है, जिससे उसे दर्द कम महसूस होने लगता है। वो बच्ची लाइट्स ऑफ कर देती है। मौका देखकर डार्बी अपने हाथों को दीवार से बाहर निकाल लेती है और उसे ज्यादा दर्द नहीं होता दवाइयों के कारण। ऐश को चाबियां मिल जाती हैं, मगर इतने में डार्बी लार्स के सिर पे हथौड़े से हमला कर देती है। ऐश वापस लौट कर आता है, तब तक डार्बी लार्स को गन पॉइंट पर ले चुकी होती है। ऐश के हाथ में कील वाली मशीन होती है। वो बच्ची ऐश पे हमला करती है, जिसकी वजह से ऐश गलती से लार्स पे कील फायर कर बैठता है। कील सीधे जाकर लार्स के सिर में घुस जाती है। ऐश लार्स को संभालता है। इतना में मौका देखकर डार्बी उस बच्ची को लेकर अपनी कार में बैठती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी लार्स गिर जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी मौत का ऐश को बेहद ज्यादा दर्द होता है। ऐश बाहर डार्बी को रोकने के लिए भागता है और डार्बी के कार की टायर पंक्चर कर देता है, जिससे डार्बी की कार आगे जाकर एक खंबे से टकरा जाती है। डार्बी और वो बच्ची दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। ऐश उस पूरी जगह को जला डालता है, सारे सबूत मिटाने की कोशिश में। तभी डार्बी को होश आता है। ऐश उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वो पुलिस वाला डार्बी को ढूंढता हुआ पहुंचता है। अपनी ड्यूटी खत्म करने से पहले पुलिस वाले को देखते ही ऐश विक्टिम होने का नाटक करने लगता है। इतने में कार से निकलकर डार्बी ऐश को शूट कर देती है। पुलिस वाला डार्बी को ही गलत समझ बैठता है और उसे शूट कर देता है। ऐश के कंधे पे गोली लगी थी और ऐश अभी भी जिंदा था। ऐश तुरंत ही डार्बी के हाथ से गन लेकर पुलिस वाले को मार देता है, मगर जैसे ही वो डार्बी को मारने की कोशिश करता है, गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो पुलिस वाले की गन लेकर आता है और डार्बी को मारने वाला होता है कि डार्बी उसके पास ही पड़े एक नुकीले हथियार को ऐश के गले में घुसा देती है। जल्द ही ऐश मरकर खत्म हो जाता है। डार्बी किसी तरह हिम्मत जुटाती है और रेंगते हुए पुलिस वाले तक जाती है और उसके पास मौजूद रेडियो फोन से कॉल लगाकर मदद बुला लेती है। अब इस बात को कई महीने गुजर चुके हैं। डार्बी अपनी नशे की लत को बहुत हद तक छोड़ चुकी है। हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।